नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस सरल वीडियो में। इस सरल वीडियो का मुख्य उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल हो गई या फिर कोई भी न्यूज़ जो आपकी न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रही है, किसी भी एक मुद्दे को उठाना और उसे सरलतम भाषा में जो एक नॉर्मल आदमी की समझ में बहुत जल्दी आ सके उसमें समझा देना है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरग्रांड क्राइसिस की। एवरग्रांड क्राइसिस आखिरकार है क्या, इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या आएगा और पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या आएगा, ये तीन भागों में हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एवरग्रांड है क्या। एवरग्रांड चाइना के अंदर एक रियल एस्टेट कंपनी है और एवरग्रांड क्राइसिस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने बैंकों से इतना ज्यादा उधार ले लिया है कि वो अब उस उधार को चुकाने में असक्षम है। इस उधार को ना चुका सकने की स्थिति को कहते हैं डेप्थ क्राइसिस। तो एवरग्रांड का डेप्थ क्राइसिस इस समय चल रहा है। एवरग्रांड अब चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, हम इस बात से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना की जीडीपी का 1% एवरग्रांड होल्ड करता है, यानी कि एवरग्रांड का जो वैल्यूएशन है वो चाइना की जीडीपी का 1% है। एवरग्रांड के ऊपर में एक क्राइसिस क्यों आती है? 2010 में चाइना अपने यहाँ रियलिटी मार्केट्स में काफी ज्यादा छूट दे देता है और अपने रियलिटी मार्केट से कहता है कि आप जितना ज्यादा चाहें उतना ज्यादा आप लोग रियलिटी में डेवलपमेंट करें, आपको उस हिसाब से कॉस्ट मिलेगी, नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेगी। बहुत सारे रियलिटी मार्केट्स अपना अच्छे से वर्क करने लगते हैं। एवरग्रांड 230 सिटीज में लगभग 1300 बिल्डिंग्स बनाता है अपार्टमेंट की, 2 लाख वर्कर्स को हायर करता है और 30 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को भी हायर करता है। इतना बड़ा है एवरग्रांड। एवरग्रांड देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सीधे शब्दों में बात बताई जाए, इसका वैल्यूएशन चाइना का जीडीपी का 1% है। ये अब लोन ले लेके लोन ना चुका पाने की स्थिति में है। तो ये लोन ना चुका पाने की स्थिति आई कहां से? तो सबसे पहले कोविड के टाइम में पिछले 2 सालों में लोगों पे पैसा नहीं है, लोग पैसे से अपना मकान नहीं खरीद रहे हैं। और चाइना के अंदर में एक पॉलिसी है कि अगर आप जिस जगह पैदा हुए हो आपको उसी जगह पे सरकार सहायता करेगी, स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी की फैसिलिटीज को लेके। बाकी आप कहीं पे भी आप जाते हो, जैसे इंडिया के अंदर में अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाके बैंगलोर यानी कि कर्नाटका में रहता है तो सरकार उसके ऊपर से अपना हाथ उठा लेगी, सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी। चाइना में ऐसा कुछ है। इंडिया में हम इसे एक यूनिफाइड बॉडी मानते हैं, तो इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चाइना में क्या होता है कि जब आदमी उसी प्लेस पे जीना है तो वो वहां पर अपना आसरा, अपना बसेरा या अपना घर ढूंढने का प्रयास करता है और वो उस घर ढूंढने के लिए अचानक से रियलिटी मार्केट में बहुत बड़ा बूम आ जाता है। ये बूम ना केवल वहां के रियलिटी मार्केट्स को हेल्प कर रहा था बल्कि चाइना की इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी बहुत ही इन्फ्लेटेड तौर पे दिखा रहा था। केवल ये बूम। अब कोविड के बाद से लोगों ने घर में पैसा लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। जो वो 2010 के बाद से एक नॉर्मल इंसान भी रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा था। वो सोच रहा था कि शेयर मार्केट मुझे छोटा मोटा रिटर्न देगा, 10, 12, 15, 20 ऐसे % का रिटर्न देगा, लेकिन रियलिटी मार्केट तो मुझे श्योर शॉर्ट 20 से 22% का रिटर्न दे रहा है। तो वो रियलिटी मार्केट को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफर कर रहा था। लेकिन कोविड की वजह से ये वाली सिचुएशन बिल्कुल डावाडोल हो जाती है और चाइना भी आपका 2018 के बाद में किसी भी कंपनी को लोन देने के लिए 3 पैरामीटर सेट करता है। एवरग्रांड उन तीनों पैरामीटर्स पे फेल हो जाती है। जो भी एवरग्रांड का रह बसर चल रहा था, वो पैसा ले रहे थे, वो अपना खर्चा चला रहे थे, वो पैसा ले रहे थे, वो अपना खर्चा वो चला रहे थे, उस पे अचानक से ब्लॉकेज आ जाती है। ऐसा एवरग्रांड निकल के आई है सामने। ऐसा बहुत सी कंपनीज के साथ में चाइना में हुआ होगा जो अभी तक मीडिया में बात नहीं फैल पाई है। एवरग्रांड क्राइसिस इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है या वर्ल्ड के ऊपर, तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरग्रांड ने जितना भी पैसा लिया है, जितना भी डेप्थ है, उसका 12.8% बाकी दुनिया से उसने पैसा लिया है, यानी कि बाहर की बैंकों से लिया होगा, बाहर के इन्वेस्टर से लिया होगा और इन सब से उसने पैसा लेके एवरग्रांड में लगाया होगा या उसके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगाया होगा
जो इस समय गोस्ट सिटीज बन चुके हैं। गोस्ट सिटीज एक ऐसा टर्म है जो ऐसी जगह, ऐसी प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पे शहर तो पूरे पूरे बने रखे हैं लेकिन रहने के लिए कोई नहीं आया। चाइना में गोस्ट सिटीज काफी ज्यादा है, लोग रह कहीं और पे रहे हैं, बना कहीं और पे। लोगों को काफी ज्यादा कोशिश की जाती है उन गोस्ट सिटीज की तरफ ले जाने की, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू मूव राइट नाउ। इस समय नहीं रेडी है वो लोग। एवरग्रैंड ने 12.8% का पैसा बाकी की दुनिया से लिया है, जो कि पहले वो अपने लोकल इन्वेस्टर का पैसा चुकाएगा, बाद में वो कुछ बाहर वो दे पाएगा। इसको लेके क्रिश्चियन लेग्रांडे और आपके यूएस फेडरल के जो चेयरपर्सन है, दोनों अपने स्टेटमेंट्स पास कर चुके हैं कि उस पैसे को माना जाए, या तो वो बहुत लंबे टर्म में रिटर्न आएगा या फिर उसे एज अ लॉस मान के कंसिडर कर लिया जाए इस समय। अब इंडिया के ऊपर में क्या इंपैक्ट आएगा? तो इंडिया के ऊपर में इंपैक्ट डायरेक्ट कोई भी नहीं आएगा। इंडिया के ऊपर में इंपैक्ट आएगा आपका इनडायरेक्ट मैनर में। चाइना में एक आदत है, चाइना में जहां कोई क्राइसिस आती है, चाइना सबसे पहले वॉर छेड़ देता है किसी ना किसी कंट्री के साथ में, या वो वॉर पे निकल जाता है, क्योंकि वॉर उसके यहां की डिमांड्स को हाई करता है, वॉर दूसरी भी कंट्री की डिमांड्स को हाई करता है और उससे सडनली उसका बिजनेस चलने लगता है। चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से मानता। हमें सितंबर में अरुणाचल प्रदेश के रीजन में चाइना का ब्रीच देखने को मिल चुका है। जैसा मैंने बताया कि एवरग्रैंड क्राइसिस जो है ये आपके 20 से 25 दिन पहले आपका मीडिया में निकल के आया है, खासतौर से इंडियन मीडिया में। तो ये एक वॉर का खतरा है। चाइना कभी लड़ेगा नहीं, लेकिन चाइना बार बार ऐसे करके वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं घुड़की देना। तो चाइना ये काम करता है। दूसरा ये हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स में चाइनीज कंपनीज अपना पैसा लगा रही थी, वो उनको फंड कर रही थी, उनकी फंडिंग में हेल्प कर रही थी। वो फंडिंग कहीं ना कहीं पे रुकेगी, उस फंडिंग पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी उतनी भी अच्छी नहीं चल रही है जितना अच्छा हम लोग इसे समझ रहे थे। इवन चाइना की इकोनॉमी की अगर बात करें तो काफी इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिल रही हैं, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बिल्कुल जीरो होने की वजह से हम लोग कभी भी नहीं समझ सकते हैं कि चाइना में रियलिटी क्या चल रही है। ये एवरग्रैंड ही इनकी फेल की है या इसके पीछे भी और भी कंपनीज हैं? क्योंकि ये बात तो मानी जा सकती है कि अगर एवरग्रैंड फेल की है तो इसके पीछे और भी कंपनीज होंगी, क्योंकि एवरग्रैंड वाज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कंपनी है एवरग्रैंड। और भी कंपनीज अगर हैं इसके पीछे, तो क्या चाइना उनको भी बेल आउट करेगा? बेल आउट करने का मतलब है चाइना उनका डेब्ट क्लियर करवाएगा अपने, या कहा जाए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या कोई भी कोशिश करेगा उनका पैसा क्लियर करवाने की? तो इंडिया के ऊपर में दो इंपैक्ट देखने को आते हैं। पहला आता है वॉर लाइक सिचुएशन, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट में इश्यूज। इंडिया इनसे उलझने में, लड़ने में और झुलसने में सक्षम है। इंडिया इस चीज को मैनेज कर देगा। तो यानी कि इस क्राइसिस का ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आना है जो कि पूरी दुनिया पे कोई एक लेमन ब्रदर्स, जिससे इसका कंपैरिजन हो रहा है, लेमन ब्रदर क्राइसिस से एवरग्रैंड का कंपैरिजन हो रहा है, तो लेमन ब्रदर लाइक सिचुएशन ये नहीं क्रिएट करेगा। लेमन ब्रदर क्राइसिस क्या थी? वो भी एक रियलिटी से रिलेटेड क्राइसिस थी। यूएसए में ईयर 2008 में लोगों को लोन्स देना शुरू किए जाते हैं घर खरीदने के लिए। लोग लोन लेते जाते हैं, घर खरीदते जाते हैं और मल्टीपल घर के ओनर बन जाते हैं। सडनली लोग पैसा चुकाना बंद कर देते हैं। अब मार्केट में घर तो हैं, लेकिन बैंक को पैसा नहीं वापस मिल पा रहा है। ये पैसा ना मिलने की वजह से एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका था। देखने में लग रहा था यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा घर बिक रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई घर नहीं बिक रहा था, उनकी कीमतें निकल के नहीं आ पाई। अब आप सोचिए, आप मार्केट से एक प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, 100 रुपए उसकी कीमत है, लेकिन अब वैसे 1 लाख प्रोडक्ट है, उसकी कीमत 100 रुपए नहीं रह पाएगी। अचानक से जो बबल था वो इन्फ्लेट कर जाता है, डिफ्लेट कर जाता है, आपका फट जाता है, फूट जाता है। इसे लेमन ब्रदर्स क्राइसिस कहा गया था। लेमन ब्रदर वहां के अंदर की एक फाइनेंशियल एंटाइटी है यूएसए के अंदर। उसका इंपैक्ट इंडिया में यह आया था कि इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज थी जो यूएसए बेस्ड थी, उन्होंने यहां पे हायरिंग करना बंद कर दिया था। उन्होंने अपने एक्सपेंशन पे 3-4 साल के लिए रोक लगा दी थी,
जिसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा हम लोगों को लॉस देखने को मिला था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था। सेम वैसी सिचुएशन एवरग्रांड की वजह से होने की कोई भी संभावना नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इससे सरल भाषा में शायद से समझा सकना इसको मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो। आपको अगर लगे तो आप कमेंट में आप जरूर से बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। आपको इस तरह के सरल वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।